बच्चे कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिनका जवाब देना मुश्किल होता है। बेचारे पापा तो फिर बेचारे ही रह जाते हैं। मेरी बेटी ने एक दिन मुझसे पूछा कि नाखून क्यों बरते हैं। मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था। हर तीसरे दिन नाखून बर आ जाते हैं। बच्चे अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये बदमाश नाखून क्यों बरते रहते हैं। काट दो तो चुपचाप कटवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है फिर से बर आ जाते हैं। आखिर ये इतने जिद्दी क्यों हैं? लाखों साल पहले की बात है, जब इंसान जंगल में रहता था बंदर की तरह, तब उसे नाखूनों की जरूरत थी। उसकी जान बचाने के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके हथियार थे। दांत भी थे, लेकिन नाखून के बाद उन दिनों उसे खुद ही शिकार करना होता था, दुश्मनों से लड़ना होता था। नाखून उसके लिए बहुत जरूरी थे। फिर धीरे धीरे उसने दूसरी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पत्थर और लकड़ी से हथियार बनाने लगा, जैसे रामचंद्र जी की वानर सेना के पास थे। फिर उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इनमें सबसे मजबूत और मशहूर था देवताओं के राजा इंद्र का वज्र, जो दधीची रस्सी की हड्डी से बना था। इंसान और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के हथियार थे वे जीत गए। देवताओं के राजा को भी इंसानों के राजा से मदद मांगनी पड़ती थी, क्योंकि उनके पास लोहे के हथियार थे। राक्षसों के पास बहुत सी शक्तियां थीं, लेकिन लोहे के हथियार नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थीं, इसलिए आर्य जीत गए। फिर इतिहास बदलता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के हथियारों की जीत हुई। इतिहास आगे बढ़ा। बंदूकें आईं, तोपें आईं, बम आए, लड़ाकू विमान आए, और सब जानते हैं कि उन्होंने दुनिया को कितना बर्बाद किया है। नाखून वाला इंसान अब एटम बम के सहारे आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके नाखून अब भी बराज रहे हैं। अब भी कुदरत इंसान को उसके अंदरूनी हथियार से अलग नहीं कर रही है। अब भी याद दिला रही है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम अब भी वही लाखों साल पहले वाले जानवर हो, जो जानवरों के साथ धरती पर घूमता था। मुझे हैरानी होती है कि आज इंसान अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। कभी कुछ लाख वर्ष पहले वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता होगा। प्रकृति नाखून को जिंदा रखे हुए है और इंसान उसे काटे जा रहा है। बेचारे रोज बरते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इंसान को उनसे लाखों गुना ताकतवर हथियार मिल चुके हैं। मुझे लगता है कि अब इंसान नाखून को नहीं चाहता, उसके अंदर का जानवर जिंदा रहे, ये वो नहीं चाहता। लेकिन ये कैसे हो? नाखून काटने से क्या होता है? इंसान की क्रूरता कम हुई है क्या? नहीं, वो तो बढ़ती जा रही है। क्या दुनिया में अब हिरोशिमा जैसी घटनाएं नहीं होती? ये तो सिर्फ उसका नया रूप है। मैं जब इंसान के नाखून देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। ये उसके अंदर के जानवर की निशानी है। इंसान चाहे जितनी बार अपने अंदर के जानवर को मार दे, वो मरता नहीं। कुछ हजार साल पहले इंसान ने नाखूनों को सजाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि 2000 साल पहले भारत के लोग नाखूनों को बहुत संवारते थे। उनके काटने के तरीके बहुत दिलचस्प बताए गए हैं। त्रिकोण, गोल, चांद के आकार के तरह तरह के नाखून बनाए जाते थे। उन पर मोम और रंग लगाकर उन्हें लाल और चिकना बनाया जाता था। उत्तर भारत के लोग बड़े नाखून पसंद करते थे और दक्षिण भारत के लोग छोटे। हर किसी की अपनी पसंद होती है, हर जगह की और हर जमाने की। लेकिन यह मैं नहीं भूल सकता कि भारत ने हमेशा से ही बुरी आदतों को भी अच्छा बनाने की कोशिश की है। इंसान के शरीर का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान के मन की तरह उसके शरीर में भी बहुत सी आदतें होती हैं जो अपने आप आ जाती हैं। बहुत लंबे समय तक उनकी जरूरत रही है। इसलिए शरीर ने अपने आप में एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे आदतें बिना बताए खुद ही काम करती रहती हैं। नाखून का बढ़ना ऐसी ही एक आदत है, बालों का बढ़ना दूसरी, दांतों का फिर से आना तीसरी, पलकों का गिरना चौथी। और असल में आदतें तो पुरानी यादों के नाम हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर इंसान अपने शरीर, मन और वाणी की इन आदतों के बारे में सोचे तो उसे अपनी असली प्रवृत्ति पहचानने में मदद मिलेगी। लेकिन कौन सोचता है? सोचना तो दूर, उसे यह भी पता नहीं होता कि उसके अंदर नाखून बढ़ाने की जो आदत है वो उसके जानवर होने का सबूत है। उन्हें काटने की जो आदत है वो उसके इंसान होने की निशानी है। और भले ही जानवर होने के निशान उसके अंदर रह गए हैं, लेकिन वो अब जानवर नहीं रहा। जानवर बनकर वो आगे नहीं बढ़ा सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना होगा। मेरा मन पूछता है, किस ओर? इंसान किस तरफ जा रहा है? जानवर बनने की तरफ या इंसान बनने की तरफ? हथियार बढ़ाने की तरफ या हथियार कम करने की तरफ? मेरी बच्ची ने जैसे पूरी मानव जाति से सवाल पूछ लिया हो।
जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारे जानवर होने की निशानी है। मैं भी पूछता हूं, जानते हो ये हथियार क्यों बार चल रहे हैं? ये हमारे जानवर होने की निशानी है। भारतीय भाषाओं में अक्सर अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द के बदले दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी अखबार इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे तो हिंदी अखबार स्वाधीनता दिवस की। इंडिपेंडेंस का मतलब है किसी के नीचे ना होना, लेकिन स्वाधीनता का मतलब है खुद के नीचे होना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं सोचता हूं कि इतने दिनों तक अंग्रेजी के पीछे चलने के बाद भी भारत इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आजादी के जितने भी नाम रखे, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में एसवा जरूर रखा। यह संयोग है या हमारी परंपरा ही हमारी भाषा के जरिए खुद को बता रही है? मुझे उस वैज्ञानिक की बात याद आती है, आदतें तो पुरानी यादों के नाम हैं। स्वराज्य मिलने के बाद स्वाभाविक है कि हमारे नेता और बुद्धिमान लोग सोचने लगे हैं कि इस देश को असल मायने में खुशहाल कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग ऐसा पहली बार नहीं सोच रहे हैं। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे ग्रंथों में इस समस्या पर बहुत कुछ लिखा गया है। हम कोई बच्चे नहीं हैं जिन्हें रातों रात किसी अनजान जंगल में छोड़ दिया गया हो। हमारी परंपरा महान है, हमारे संस्कार अच्छे हैं, हमारे अंदर ही हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है। हाँ, यह जरूर है कि समय बदल गया है, तरीके नए हो गए हैं और समस्याएं भी बार आज गई हैं, लेकिन असली समस्याएं ज्यादा नहीं बदली हैं। भारतीय मन जो आज भी अनधीनता की जगह स्वाधीनता के बारे में सोचता है, वो हमारे संस्कारों का नतीजा है। वो एसवा के बंधन को आसानी से नहीं तोड़ सकता। खुद पर खुद के बनाए हुए नियम, यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खासियत है। मैं ये नहीं कहता कि जो हमारा पुराना है, जो हमारा खास है, हम उसी से चिपके रहे। पुराने से प्यार हमेशा अच्छा नहीं होता। मरे हुए बच्चे को गोद में लिए घूमने वाला बंदर इंसान का आदर्श नहीं बन सकता। लेकिन मैं यह भी नहीं सोच सकता कि हम नए के नशे में अपनी सब कुछ खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराना बुरा नहीं होता, सब नया अच्छा नहीं होता। समझदार लोग दोनों को परखते हैं, जो अच्छा होता है उसे अपनाते हैं, और बेवकूफ लोग दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। तो हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा, और अगर हमारे पास पहले से ही कोई अच्छा उपाय मौजूद है तो इससे बढ़िया क्या होगा। इस देश में कई जातियां आईं, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, फिर प्यार से रहने लगीं। अलग अलग संस्कृति और अलग अलग दिशा में चलने वाली इन जातियों के लिए एक जैसा धर्म बनाना आसान नहीं था। भारत के ऋषियों ने कई तरीकों से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन एक बात पर उनका ध्यान था, सब वर्णों और सब जातियों का एक समान आदर्श भी है, वो है खुद को खुद के बनाए नियमों में बांधना। इंसान जानवर से किस बात में अलग है? खाना पीना सोना ये सब तो जानवर भी करते हैं, लेकिन फिर भी इंसान अलग है। उसमें संयम है, दूसरों के दुख सुख को समझने की भावना है, श्रद्धा है, तपस्या है, त्याग है। ये इंसान के खुद के बनाए हुए बंधन है। इसलिए इंसान लड़ाई झगड़े को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर बोलने वाले को बुरा समझता है और झूठ बोलना गलत मानता है। यह किसी एक जाति या धर्म की बात नहीं है, यह तो हर इंसान के लिए है। महाभारत में इसलिए ही शांति, सच्चाई और क्रोध न करने को सब वर्णों का धर्म बताया गया है। गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा था कि इंसान की पहचान यही है कि वो सबके दुख सुख को अपना समझता है। यही तो इंसान को इंसान बनाता है। अहिंसा, सत्य और क्रोध न करने का असली मतलब यही है। मुझे हैरानी है कि कैसे हमारी भाषा में भी यह भावना खुद ब खुद आ गई, लेकिन मुझे तो नाखून के बढ़ने पर भी हैरानी हुई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन इंसान हमेशा ही मुश्किलों में फंसता रहता है। इंसान को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं चीजों की कमी है और फैक्ट्री लगाओ और उत्पादन बढ़ाओ और पैसा कमाओ और बाहरी ताकत बढ़ाओ। एक बुजुर्ग कहते थे बाहर नहीं अंदर देखो, हिंसा को मन से निकाल दो, झूठ को छोड़ दो, क्रोध और नफरत को भूल जाओ, लोगों के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, खुद को सुधारने की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उन्होंने कहा प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि वो हमारे अंदर है। जानवरों की तरह जीना तो आसान है, लेकिन खुद पर काबू रखना ही तो इंसान की पहचान है। उस बुजुर्ग की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उन्हें गोली मार दी गई। इंसान के अंदर के जानवर की जीत हुई। मैं हैरान हूं कि कैसे उस बुजुर्ग ने इतनी आसानी से इंसान के असली चरित्र को पहचान लिया था। हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए जब इंसान के नाखून बढ़ने बंद हो जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान के शरीर से
फालतू अंग उसी तरह गायब हो जाएंगे जैसे उसकी पूंछ गायब हो गई। उस दिन शायद इंसान के अंदर का जानवर भी मर जाएगा। शायद उस दिन वो हथियारों का इस्तेमाल भी बंद कर देगा। तब तक छोटे बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि नाखून का बढ़ना इंसान के अंदर के जानवर की निशानी है और उसे न बढ़ने देना इंसान की अपनी मर्जी है, उसका अपना आदर्श है। जिंदगी में खुद को रोकना ही तो इंसान होने की निशानी है। इंसान के अंदर जो नफरत है, जो बिना सिखाए आ जाती है, वो उसके जानवर होने का प्रमाण है। और खुद पर काबू रखना, दूसरों की भावनाओं का आदर करना ही इंसान का असली धर्म है। बच्चों को यह पता होना चाहिए कि जो चीजें हमें मेहनत और तपस्या से मिलती हैं, वही इंसान की असली पहचान होती हैं। सफलता और चरितार्थता में फर्क है। इंसान हथियार जमा करके बाहरी ताकत बढ़ाकर उस चीज को पा भी सकता है जिसे वो बड़े गर्व से सफलता कहता है, लेकिन इंसान की असली खुशी प्रेम में है, दोस्ती में है, त्याग में है, खुद को दूसरों के लिए कुर्बान कर देने में है। नाखूनों का बढ़ना इंसान की उस आदत का नतीजा है जो उसे जिंदगी में सिर्फ सफल बनाना चाहती है। उसे काट देना उस नियम का पालन करना है जो उसे जिंदगी में असली मायने में कामयाब बनाता है। नाखून बढ़ाते हैं तो बढ़ें, इंसान उन्हें बढ़ने नहीं देगा।